अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, RNA की लाइव नशरियात में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। प्रोग्राम है बातों बातों में। मुख्तलिफ शुमारों में जैसा कि आप जानते हैं, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत का इंतखाब करके उन पर बात करते हैं और जो ज़रूरी मालूमात उस मौज़ू के ताल्लुक से रहती हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो आप तक पहुँचाएँ और जो अपने हमारे उस मौज़ू के माहिरीन की राय होती है, उसको भी आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से वादी कश्मीर में एक बात चलती है कि यहाँ के नौजवान या यहाँ का नौजवान तबका जो है वो चंद समाजी बुराइयों में, यानी कुछ नौजवान जो हमारे हैं, हम सब नौजवान की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नौजवान जो हमारे हैं वो कुछ समाजी बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं और उनमें से अगर समाजी बुराइयों की आप फहरिस्त बनाएं जिनमें नौजवान मुब्तला हो रहे हैं तो सर फहरिस्त है ड्रग एडिक्शन, यानी हमारे कुछ नौजवान जो हैं वो मनशियात के इस्तेमाल के आदी बन चुके हैं और बन रहे हैं और ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस पर बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, जानकारी प्रोग्राम होते हैं और आज भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस ताल्लुक से एक सेमिनार हुआ जिसमें RNA ने भी ताउन दिया था। बहरहाल प्रोग्राम के आज की शुमारी के लिए हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो यही मौजू है कि हम आज इसी पे बात करेंगे कि ये जो मनशियात के आदि हमारे कुछ नौजवान हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इसमें जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है इस वबाई बीमारी, इसे वबाई बीमारी ही हम कहेंगे, इस वबाई बीमारी का स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और इसमें वालिदैन की जिम्मेदारी क्या बनती है अपने बच्चों को राह रास्त पर रखने के लिए। तो फिलहाल जो हमारे साथ इस वक्त मेहमानान जुड़ चुके हैं, बनफ्स नफीस हमारे साथ हैं, मैं उनका तारुफ कराई देता हूँ। हमारे साथ हमारी वादी के, जम्मू कश्मीर के और तिब की दुनिया के एक मारूफ माहिर अमराज नफ्सियात डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब हमारे साथ हैं। उनको स्क्रीन पर लाकर हम उनका इस्तकबाल करते हैं। माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी, इसके अलावा इस मौजू पर बात करने के लिए हमने आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए दावत दी है जम्मू कश्मीर के एक मारूफ मजहबी स्कॉलर और माहिर तालीम प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब को। आप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी खैर मकदम करते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, शुक्रिया। जी, जैसा कि हमारा मौजू यही है कि ड्रग एडिक्शन, इसकी स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे हो सकती है और वालिदैन का बच्चों के तईं उनकी क्या जिम्मेदारियां और क्या फ़राइज़, ये दो चीज़ें हैं, एक फ़राइज़ एक जिम्मेदारी। बहरहाल ये जो मैंने आगाज़ में कहा कि ये एक वबा की शक्ल इसने इख्तियार की है, ड्रग एडिक्शन ने हमारे समाज में, खासकर ये नौजवान इसमें मुलविस हो रहे हैं, इसका शिकार हो रहे हैं। तो अगर हम इसको बीमारी का नाम दें, मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा, क्योंकि ये है ही एक नफ्सियाती बीमारी। और जब किसी शख्स को कोई बीमारी लग जाती है तो जब हम तिब्बी नुक्ता निगाह से देखते हैं, एक मेडिकल एंगल से देखेंगे, तो बीमारियों की वजूहात होती हैं, फिर उसकी अलामात सामने आती हैं, अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं और फिर जो माहिरीन होते हैं वो उसका इलाज आगे करते हैं। पहले हम आज के मौजू का जो बाज़ाब्ता गुफ्तगू हम शुरू करेंगे। डॉक्टर माजिद साहब, मैं आपसे शुरुआत करूँगा। आप हमें बताइए कि अगर हमारे नौजवान इस लत में मुब्तला हो रहे हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस एक बहुत ही बर्निंग इशू पे बात हो रही है। बहुत टाइम के जी, बाद हो रही है और होनी भी चाहिए वक्तन फ़वक्तन इस पे बात। और जी, अगर आपने पूछा कि ड्रग एडिक्शन के वजूहात क्या है, तो हम नॉर्मली अपने नफ्सियात में, साइकेट्री में बायोसाइको सोशल मॉडल कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉडल मीन्स कि एक जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हो सकता है। दूसरा साइको सोशल, जिसमें हमारा एनवायरनमेंट आ जाता है, और साइकोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर एक बंदे का होता है वो इसको वल्नरेबल बना देता है। सिंपल अल्फाज में अगर हम ऐसे कहें, इसमें एजेंट और होस्ट फैक्टर्स होते हैं। एजेंट हम्म, मीन्स द ड्रग इटसेल्फ, जो ये दवाइयाँ हैं जो अवेलेबल है। और टू मी जी, एज अ साइकेट्रिस्ट, तकरीबन जितना भी मेरा मुख्तसर सा 20
15-20 साल का तजुर्बा है इन मरीजों का देखने का, तो अवेलेबिलिटी इज द बेसिक इशू एज फार एज ड्रग एडिक्शन इज कंसर्न। जो इनकी दस्तयाबी है नुक एंड कॉर्नर में, तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो हमारे यूथ है वही लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं, जो एज ग्रुप ऑफ अराउंड हमने जो अपनी तशखीश में देखा, जो हमने रिसर्च की है, 15 से 30-35 साल तक के नौजवान और जो एडोलसेंट्स हैं वही इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक एज जो है वल्नरेबल एज ग्रुप हम इसको कहते हैं। चाहे बायोलॉजिकल लेवल पे सोचें कि इनके हार्मोन्स में तब्दीली होती रहती हैं, या अगर हम इनका साइकोलॉजिकल बैकअप देखें तो कभी कभार अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अपने पेन को, चाहे वो फिजिकल पेन हो, साइकोलॉजिकल पेन हो, चाइल्डहुड ट्रामा हो, या घर में कोई परेशानी हो, उसको शॉर्टकट करने के लिए ये मनशियाती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इनकी जो साइकोलॉजिकल या फिजिकल पेन है उससे राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। नंबर 2 इज द पीयर ग्रुप प्रेशर। जो बच्चे कभी पार्टिंग पे, अब न्यू ईयर आने वाला है तो बहुत सारे बच्चे गुलमर्ग, पहलगाम या बाकी टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, तो अगर कोई भी बच्चा इनमें से गलत चीज इस्तेमाल करता हो तो वो दूसरे को बोलता है कि यार आप एक बार ही इस्तेमाल करो, कोई नहीं होता है, बड़ा मस्ती आ जाती है, इससे परेशानियां दूर होती है, घर की कोई टेंशन नहीं रहती है, किताबों की कोई टेंशन नहीं रहती है, जॉब की कोई टेंशन नहीं रहती है, तो मस्त इंसान हो जाता है। सो एक बार ही वो पहले स्टार्ट करते हैं शौकिया तौर पे, लेकिन ये शौक फिर आदत बन जाती है और ये आदत आगे बढ़ के फिर एक तकलीफ की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जी जी बिल्कुल, तो हम मजीद बात करेंगे इस पे। इस दौरान हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं डॉक्टर निसार अहमद भट्ट साहब। डॉक्टर निसार अहमद भट्ट त्राली के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। डॉक्टर निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम करता हूँ प्रोग्राम बातों बातों में। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। हमारा आज का जो मौजू है जिसमें हम बात कर जी रहे हैं, ये है ड्रग मेरी हीलिंग एंड रोल ऑफ पेरेंट्स। तो हमारे दो पैनलिस्ट पहले ही हमारे साथ हैं, आपके साथ भी इस मौजू पर बात होगी। फिलहाल हम प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब, आपने जो डॉक्टर माजिद ने आगाज़ में कहा कि इसकी वजूहात क्या हो, मुमकिन वजूहात जो हैं, या जो हम एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन लेते हैं कि यही वजूहात हैं, और उसमें इन्होंने कहा कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, जो ये मनशियात आसानी के साथ दस्तयाब हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि हमारे नौजवान इस लत में आसानी के साथ मुब्तला हो जाते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस यानी अपने बच्चों पे निगाह रखने के लिए, नज़र रखने के लिए वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, और अपने बच्चों के तई उनके क्या फ़राइज़ हैं? प्रोफेसर साहब, आपका माइक बंद है, आप अपना अनम्यूट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। असल में मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि वालिदैन अगर अपने बच्चों पर तवज्जो दें और उनको बचपन से अखलाकियात से आगाह करें, उनको रूहानी तालीमात से रोशनास करें और उन पर नज़र रखें, और फिर उनको उन तमाम बुराइयों से बचाने की कोशिश करें जिसमें हमारा समाज मुब्तला होता है या बहुत सारे लोग मुब्तला हो गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है रोकने का। देखिए, हमेशा ड्रग्स मौजूद रहे दुनिया में, अगर जैसे डॉक्टर साहब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, तो ड्रग्स तो मौजूद रहे हैं और हशीश भी रहा है, अफ्यून भी रहा है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि हर चीज़ मौजूद तो है, उससे कैसे बचा जाए, वो अहम चीज़ है। तो बचने की सूरत ये नहीं है कि हम कहें लोगों को कि भाई आप जो आंखें बंद करो और ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लोगों को हमें तैयार करना है, बच्चों को हमें तैयार करना है कि वो सेंसिटाइज हो जाए और वो समझे कि ये हमारे लिए मुज़िर है, हमारे लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। और दूसरी बात, उसके मुकाबले में हम उनको कुछ और वैल्यूज़ दें, उनको अखलाकी तालीम से आरास्ता करें, उनको मशागिल में बिज़ी रखें, कोई गेम वगैरह बाकी चीज़ों को दे दें, और उन पे इतना बोझ ना डालें कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाएँ, या उनसे ऐसे एक्सपेक्टेशन ना रखें जो मुमकिन ना हो कि हर बच्चा डॉक्टर बन जाए, हर बच्चा इंजीनियर बन जाए, हर बच्चा IAS KS बन जाए। जो वालिदैन को एक्सपेक्टेशन होती है, जो वालिदैन खुद नहीं बन पाते, वो बच्चों को बनाना चाहते हैं, और इस वजह से बच्चों पे एक दबाव होता है। फिर बहरहाल उस दबाव के तहत जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं।
صرف یہی نہیں کرتے اور بھی بہت سارے حرکتیں کرتے, بعض اوقات تو بلا خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہمارا میٹرلسٹ اپروچ ہے زندگی کے بارے میں, میٹرلسٹ اپروچ جو ہمارے زندگی کے بارے میں ہے, اور جو ہماری تعلیم جو ہم کو میٹرلسٹ بناتی ہے, اس میں ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے, پھر پورے بچے نہیں اترتے ان پہ, تو اور تعلیم کا بوجھ ہے, والدین کا دباؤ ہے, تو اس وجہ سے بچے تنگ آ کے پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور پھر اویلیبلٹی کا بھی ایک مسئلہ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا, جب چیزیں موجود ہوتی ہیں تو لوگوں کو آسانی ہوتی ہے. اور جیسے کس نے کہا کہ ٹافی لینا تو مشکل ہے بازار سے, لیکن آپ کو آرام سے ڈرگس مل سکتے ہیں کہیں بھی, کالجوں کے باہر, یونیورسٹیز کے باہر, اسکولوں کے باہر, یہ ثابت ہو چکا ہے. تو بدقسمتی ہے, یہ سب چیزیں جمع ہو گئی ہے, والدین کو بھی کوئی خیال نہیں ہے اپنے بچوں کا, اور دوسری طرف اویلیبلٹی بھی ہے, تیسری طرف اخلاقی تعلیمات کا اتنا فقدان ہے کہ اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا ہے, نہ تعلیمی ادارے دیتے ہیں, نہ والدین دیتے ہیں, نہ یہاں تک کہ مساجد جو ہے, جو ہمارے مراکز ہیں, خانقاہ ہیں, وہاں پر بھی ان موضوعات پر بات ہی نہیں ہوتی. تو یہ سب وجوہات اس کی. جی بالکل مزید بات ہوگی. ڈاکٹر نثار صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ ایک میڈیکل پریکٹیشنر ہیں, آپ مصنف بھی ہیں, اور آپ سماجی کام بھی کرتے ہیں, سماجی کاموں میں بھی مشغول رہتے ہیں. کئی کتابیں لکھی ہیں آپ نے, آپ اخباروں کے لیے سماجی معاملات جو ہیں ان کی ایسے موضوعات پر لکھتے ہی رہتے ہیں. تو آپ کی ساری جو آپ کی یہ زندگی ہے اور جو تجربات ہیں آپ کے اپنی میڈیکل پریکٹس میں یا بحیثیت ایک رائٹر کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو منشیات کا استعمال ہے یہ ایک طوفان کی طرح پھیلتا جا رہا ہے؟ پچھلے کئی دنوں میں ہم نے جو سروے کیا تو چونکا دینے والے کچھ نمبرز ہیں جو وہ سامنے آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طوفان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اس طوفان کو روکنے کے لیے کچھ ملٹیپل طریقے استعمال کرنے ہیں. ایک تو ہے جو ہمارے ہاں خاص کر اونتی پورہ سے جو بیج بہاڑا تک یہ جو غیر قانونی کاشت اور تجارت ہو رہی ہے, خاص کر بھنگ اور چرس اور گانجا یا حشیش وغیرہ کی, اس کو تو اس پر لوگوں کو بند کرتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے, پھر وہ واپس آتے ہیں اپنے گھروں میں اور پھر وہی کاروبار کرتے ہیں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایزلی اویلیبلٹی اس سے ہوتی ہے, اور اس میں آپ نے دیکھا بھی کہ 1500% انکریز ہو گیا. دوسرا یہ ہے, کچھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, ڈاکٹر بھی دیکھے ہیں اور باقی پیشنٹس بھی دیکھے ہیں. کچھ کے لیے ہے, مثلا میں نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا ہے کہ اس نے باہر MBBS کیا تھا, اس کو اویلیبلٹی تھی, پیرنٹ اس کو پتہ نہیں تھا, تو وہ تقریباً 40 انجیکشن استعمال کر رہا تھا. تو ان دنوں میں ایسا میں جس میں تھا, تو مجھے پھر وہاں جانا پڑا سیکٹریٹ تو اس کو دیکھنے کے لیے, پھر اس کو ڈیٹ کرنے کے لیے. تو اسی طرح مطلب جو یہ کنفلکٹ سچویشن ہے, مطلب اس میں بھی کچھ حالات ایسے ہوئے کہ کسی کا پیرنٹس مر گئے, جو عمومی طور ہم فیکٹرز ریسپانسبل ہم جانتے ہیں, مثلا ان ایمپلائمنٹ ہے یا گھروں سے دور ہے. اسی طرح ڈائیورس ریٹ زیادہ ہائی ہے, ان میں زیادہ پھر پرابلم ہوتی ہے. فیملی میں ایک قسم کی اجنبیت ہوتی ہے, یہ رشتہ تو ٹوٹتا ہے. اور اسی طرح اربنائزیشن ہے, شہری ماحولیات ہیں جہاں پر اویلیبلٹی ہے, وہ جگہ ہیں جہاں دوائیں بیچی جاتی ہیں. جو پہلے ڈرگ شاپ کیپرز ہوتے تھے ان کے پاس کافی اویلیبلٹی ہوتی ہے. دوسرا یہ جو لوگ جب ان کے ساتھ ملتے ہیں, نئے فرینڈس کے ساتھ, نئے آدمیوں کے ساتھ, نئی سوسائٹی کے ساتھ, تو پہلے تو ان کو ایزلی مل جاتا ہے, بعد میں ان کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے ان سے حاصل کرنے کے لیے. تو اس میں بہت سے لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگ انوالو ہو جائیں اور ان کو روپیہ اور پیسہ آسانی سے مل جائے. تو اس میں جو خواتین کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی ہے اور باقی لوگوں کی تعداد بھی. اور پچھلے 30 سال میں بچوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا گیا, اصلاحی تعلق جو وہ ختم ہو گیا, جو لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرتے تھے تو وہ نہیں ہو سکا. اور لوگ, حالانکہ ہمارے دین میں ہے کہ نماز ان برائیوں سے بچاتی ہے, تو لوگ نماز سے دور ہو گئے, اللہ سے دور ہو گئے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں, اور جہاں جرائم زیادہ ہوں تو وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور کچھ گینگسٹرز بھی پکڑے گئے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ 30 سال پہلے تو اتنی فریکوینسی یہاں نہیں تھی, اتنی پریولنس یہاں نہیں تھی, کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1500% انکریز ہو گیا ہے. تو اس میں والدین کا مین رول ہے, اساتذہ کا رول ہے, اور جو انپلائمنٹ وغیرہ ہے, اسی طرح لوگ سکولوں کو چھوڑتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو رورل ایریاز ہیں, فرض کریں ہلی ایریاز میں ہیں, ان میں نے نہیں دیکھا ہے زیادہ. مثلا گجر پاپولیشن ہے,
ہمارے ترال میں بھی تقریباً ہے 2 لاکھ کی آبادی ہے, اس میں بھی تقریباً 80,000 90,000 گجر پاپولیشن ہے. میں نے آج تک ایک بندہ بھی نہیں دیکھا جو ڈرگ ابیوز ہو. اگر دیکھنا ہے ٹاؤنوں میں دیکھنا ہے, اربن ایریا میں دیکھنا ہے اور شہری ماحول میں دیکھنا ہے جہاں پر اویلیبلٹی ہے اور باقی فیکٹرز بھی اس کو پروموٹ کرتے ہیں, تو ان کو آسانی سے یہ دوائیں مل جاتی ہیں اور پھر سوسائٹی بھی ان کو اس میں مدد کرتی ہے, کچھ لوگ ان کو مدد کرتے ہیں. جی ڈاکٹر, تو اس میں جب تک لوگ پہلے 1985 میں میرے خیال میں یہ جو ایکٹ بنا تھا 1985 میں, نارکوٹک اینڈ سائیکوٹراپک ایکٹ, اس میں کشمیر میں جو سب سے زیادہ لیجسلیشن ہوئی تھی اور اس وقت جو جسٹس بشیر کرمانی صاحب ہیں ان کی کافی ججمنٹیں اس میں آئی ہیں. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ جب تک یہ غیر قانونی کاشت اور تجارت ختم نہیں ہو جائے گی, دوائیوں کے استعمال پر روک تھام کمپلیٹ نہیں ہو جائیں گی, سخت ترین سزائیں نہیں ہوں گی اور دوسری جرم کے لیے موت کی سزا نہیں ہوگی, تو یہ اپنے پاس رکھنا قابل جرم سزا ہونا, تو یہ چیزیں ہیں. اور اسی طرح علاج کرنا, کاؤنسلنگ کرنا, صرف اویئرنیس سے کام نہیں چلے گا. ہر کسی کو روک کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب بالکل ڈاکٹر نثار صاحب ہم اس پر بھی آ جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر عبد الماجد صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے سماج میں آج کل پولیرٹی دیکھی جا رہی ہے, خاص کر جیسے ڈاکٹر نثار نے ذکر کیا کہ اربنائزیشن کا جو ماحول بن رہا ہے, تو اس میں پولیرٹی ہو رہی ہے, جو سوشل پولیرٹی جسے ہم کہیں گے یا سوشل ان ایکویلٹی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے یا ہمارے نوجوان اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے منشیات میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ نثار صاحب تو میرے استاد رہے ہیں. جب میں میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ تھا, انٹرنشپ کر رہا تھا, تو ڈاکٹر صاحب رجسٹرار تھے. تو ان کی بالکل جو انہوں نے فرمایا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ان نے اپنے حساب سے فگرز ان نے بتا دیے, جو ہماری اوور دا پیریڈ آف آلموسٹ 20 ایئرز جب سے میں سائیکیٹری میں آیا ہوں, تو وی ہیو سین چینج ان دا ڈرگ ابیوز پیٹرن. وہ ایسا ہے کہ 2002 میں جب میں نے اپنا پہلا پیپر پبلیکیشن لکھا, تو اس میں ان دنوں میڈیسنل ڈرگس یوز ہوتے تھے, جو ٹیبلٹس کی صورت میں, انجیکشن کی صورت میں, جیسے نثار صاحب بول رہے تھے, یا انجیکشن کی صورت میں, فورٹمن وغیرہ کی صورت میں استعمال کیا جاتا تھا. ارلی 2000 کی بات ہے. لیکن پھر ایک شفٹ جیسا آ گیا 2008 سے 2010 سے, پھر وہ بچے لوگ انہیلنٹس لینے لگے, وہ سمیل کرنے لگے, وہ فلوئڈس وغیرہ, کریکشن فلوئڈس کو. دین اور ایک فیز آ گیا جب 2016-17 کے بعد یہاں پہ ہیروئن کا بہت زیادہ, آلموسٹ سمجھیے جیسے آپ نے پہلے ہی بات کری, تو تعاون کی شکل اختیار کر گیا. تو ابھی جو ہمارا آج کی ڈیٹ میں آج کی بات کروں گا کہ ہمارا جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی اسکیمز میں جے بی سی میں چل رہا ہے, جس کا میں سربراہ ہوں ابھی, تو وہاں پہ تقریباً روزانہ جو ہمارا فٹ فال رہتا ہے, اولڈ اینڈ نیو پیشنٹس, نیو ایوریج 7 سے 10 بچے ہمارے پاس آتے ہیں جو نئے آتے ہیں, اور تقریباً 100-125 پرانے فالو اپ کرتے ہیں. سو وی سی آلموسٹ ڈیلی ریگولرلی 120-130 کے قریب ہم پیشنٹس دیکھتے ہیں. نئے 8-10 دیکھتے ہیں اور پرانے 115-120 تک آتے ہیں. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جو بچے آتے ہیں, لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی واٹ فگرز سے, جو ہمیں فگرز بتاتے ہیں. سو آئی وڈ سے سمپلی لائک دس کہ اگر کہیں بجلی اور پانی نہیں پہنچا ہے لیکن وہاں ڈرگس آف ایڈکشن پہنچے ہیں. دس از اے فیکٹ اباؤٹ کشمیر, آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی ایم شیئرنگ. اگر بجلی کسی گھر میں نہیں ہے, کہیں ریموٹ ایریا میں نہیں ہے, لیکن وہاں پہ یہ منشیات پہنچ گئی ہے. اور امپورٹنٹ ایک چیز ہے, پہلے ہم ایل او سی اکراس اسٹریٹ کو بلیم کرتے تھے کہ اس سے آ گیا ہے, بٹ وی ہیو سین ریورس فلو آلسو. Now the drugs are coming from the adjoining states of Jammu and Kashmir, like Punjab, Himachal, Delhi. And we have seen some incidents of drugs coming from Tangdar area now. Tangdar is becoming, Karna is becoming a hub of addiction these days. ہم وہاں سے ریسیو کرتے ہیں, جو ہمارا ای ٹی ایف فیسلٹی کپوارہ میں, بارہ مولہ میں ہے, ان کا بہت زیادہ ایڈجوائننگ بارڈر ایریا کو جو ہے. اور ساتھ میں جو آپ نے بات کری پولیرٹی کی یا ہم مورلٹی کی بات کرتے ہیں, ہم نے اپنے جو فگرز میں دیکھا ہے کہ وی ہیڈ کڈس فرام گڈ فیملیز, جیسے نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ایون گڈ فیملیز لیک مورلٹی ایٹ ٹائمز. لیٹ می بی ویری کلیئر, کیونکہ ہمارا جو ڈسکنیکٹ ہوا ہے
between the parents and the children. We feel that हमारा बच्चा कहीं high profile school में पढ़ रहा है, he is immune to this drug addiction. Please don't be in this misbelief कि आपका बच्चा कहीं बड़े स्कूल में पढ़ रहा है और उसको ड्रग एडिक्शन नहीं हो सकता है. कशर पे वनो अगर ूट पेट मज 7 ूट तमो मज अकिस खराबी सिर्फ अकिस ूटस खराबी सह कर सरसी तथ ूट पेट खराब. एग्जैक्टली वही हो रहा है. अगर आपके एक क्लास में किसी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम है, इट विल, अगर आप कितना भी पेरेंटिंग करें, जब तक ना हम all the stakeholders starting from the health department, education department, जैसे excise department की निसार साहब ने बात की, the law enforcement agencies have to come into it, media as we are doing it right now, we have to come into it. और जब रिहैब की बात आती है, जब इतने सारे बच्चे ऑलरेडी इसमें मुलव्वस हैं, जो लेटेस्ट स्टडी है उस हिसाब से तकरीबन 5 से 6 लाख तक हमारे नौजवान जम्मू एंड कश्मीर में किसी न किसी नशे में मुलव्वस हैं, और 60,000 लोग आईवी ओपियाइड्स इंजेक्शन यूज करते हैं. वाले फिगर्स हैं जो ये बिल्कुल अलार्मिंग फिगर्स हैं. जम्मू कश्मीर में खासकर वादी में भी इसका जो हमारे बच्चे हैं इस रुझान की तरफ, उनमें यही रुझान पाया जा रहा है. उनको जैसे आपने आगाज में कहा था कि पहले में भी फॉर अ फैशन दे स्टार्टेड, दे जस्ट एक फन के लिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद जब मुब्तला हो जाते हैं तो फिर वापसी कुछ हद तक मुश्किल बन जाती है. तो इस दौरान हमारे प्रोग्राम के आज के एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है. मैं उनका इस्तकबाल करते हुए उनका तारुफ देता हूं. आप हैं जनाब मुफ्ती ज़ियाउल हक नाज़मी साहब. मुफ्ती साहब मुफ्ती आजम बिजबिहाड़ा हैं. मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम. मुफ्ती साहब अगर आप तक मेरी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि मुफ्ती ज़ियाउल हक नाज़मी साहब जम्मू कश्मीर के एक मारूफ आलिम दीन और स्कॉलर हैं और बिजबिहाड़ा की मुफ्ती आजम. बहरहाल मुफ्ती साहब, आप जानते हैं कि आज हम मनशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारा ये भी मौजू है कि इसकी रूहानी जो इलाज है इसका वो कैसे मुमकिन है. तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या समझते हैं आप कि इस बीमारी का रूहानी इलाज कैसे किया जा सकता है. जी, सबसे पहले मैं माजरत खा हूँ कि मैं आपके साथ ये राब्ता नहीं कर पाया देर तक. अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने कोशिश की तो आपके साथ राब्ता हुआ. जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि जो मनशियात के हवाले से जो आपने मुझसे आप दरियाफ्त करना चाहते हैं कि इसका रूहानी इलाज क्या है, तो नबी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि दाइन दवा, यानी हर मर्ज की दवा मौजूद है, अलबत्ता तहकीक और जस्तजू की जरूरत है. जहाँ तक हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये मनशियात है इसके जो बुरे असरात जो शख्सों पर पड़ते हैं, उन शख्सों पर अल्लाह बचाए जो इसमें मुलव्वस होते हैं, जिनको ये लत पड़ती है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों. उसके कारण क्या है, उसके वजूहात क्या है, तो आपने वजूहात आपने खुद बयान किए होंगे इस वक्त तक कि मैं आप देर से ज्वाइन मैंने किया. तो कुरान पाक में वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़िदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा. तो मैं इस हवाले से जहाँ तक मेरा मुताला है, इसमें ये कहा गया है कि रूहानी इलाज, इसका रूहानी इलाज ये है कि जो अस्माई हुस्ना है, जो 99 नाम है अल्लाह के, हदीस के हवाले से जो हमारे सामने है कि 99 नाम सिफाती नाम है ज़ात ज़ुल जलाल के. तो अगर वो खुद जो इसमें मुलव्वस हुआ है, अगर वो इनको पढ़े दिल के यानी दिल से पढ़े, फिर दम करे और अपने आप पर फूंके, तो ये भी एक सूरत है. और दूसरी सूरत ये है कि जिसको ये लत पड़ी है, जो इसमें मुलव्वस हुआ, जो इस अब बीमारी में मुब्तला हुआ है, जो इसके अकरबा है, जो इसके रिश्तेदार हैं, वो ये नुस्खा आजमा सकते, वो नुस्खा यानी इस नुस्खे पर अमल करेंगे कि अल्लाह के 99 नाम, खास इसमें जो है या काबिदु करेंगे, तो यानी 4100 मरतबा पढ़ेंगे और पानी में दम करके पानी में फूंकेंगे और ऐसे शख्स को पीने के लिए देंगे, तो इंशाल्लाह शिफायाब हो जाएगा. और कि कुरान पाक या सूरह शिफा ही हम लेंगे, तो सूरह शिफा पढ़कर दम करेंगे, पानी में फूंकेंगे और उसको पीने के लिए देंगे, तो इंशाल्लाह ये बीमारी दूर हो जाएगी. जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल हम आपसे इत्तेफाक करते हैं और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका कि आपने ये नुस्खा तजवीज़ फरमाया है. इन जो ये कलाम है, अल्लाह के नाम है, और जो आपने
सूरह शिफा के बारे में भी फरमाया, तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसके अलावा फिर उसके बच्चों की रूहानी तरबियत, वो भी एक मरहला आता है, उस पर भी मज़ीद बात करेंगे हम, और ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन ये वक्त हो चला है प्रोग्राम में, हमें एक कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं आप सब पैनलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे नाजरीन हमारे साथ बने हुए हैं। हम ब्रेक के उस पार फिर हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। और भाई 31st के क्या प्लान्स? कुछ नहीं भाई, घर पे हूँ। और भाई 31st के क्या प्लान्स? कुछ नहीं भाई, घर पे हूँ। मैं तेरा 31st इतना बोरिंग तो नहीं होने दे सकता। तो फिर क्या करेंगे? हम जाएंगे भदरवा। क्या सच में? डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू इन कोलैबोरेशन विद भदरवा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा करवाने जा रहे हैं वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल ऑन 31 दिसंबर 2022, वो भी भदरवा की खूबसूरत वादियों के बीच, जो होगी नए साल की एक बेहतरीन शुरुआत, क्योंकि वहाँ होगी साइकिलिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और लोकल कल्चरल परफॉर्मेंसेज के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटीज। तो आइए और हिस्सा बनिए इस फेस्टिवल का। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए फॉलो करें जम्मू टूरिज्म ऑफिशियल का इंस्टाग्राम पेज। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू। हर घर का भरोसा है, हर इमारत की मजबूती है, आज और कल की तामीर है, क्योंकि हम ताकत हैं। हम हैं आर्को सीमेंट, मजबूती और भरोसे के लिए सिर्फ इको फ्रेंडली आर्को सीमेंट। आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट। जी, एक बार फिर आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ, अपने नाज़रीन का भी एक बार फिर खैर मकदम। प्रोग्राम जारी है बातों बातों में, और आज बात हो रही है मनशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में। इस वबाई बीमारी का रूहानी इलाज क्या है, वालिदैन और असातिज़ा की क्या जिम्मेदारियाँ बनती है। प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब, आप क्या समझते हैं कि वालिदैन और की जिम्मेदारियों के अलावा ये जो बच्चे हमारे हैं, ये एक नौजवानी की उस दहलीज पर आते आते इस वबाई बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और यहाँ पर इनका एक ताल्लुक उनके असातिज़ा के साथ भी बनता है, चाहे वो स्कूलों में है, कॉलेजों में हों या किसी और मदरसे में हों, तो वहाँ पर असातिज़ा के साथ ताल्लुक बनता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वालिदैन के बाद अगर किसी का दर्जा है बच्चे के लिए, तो उसके उस्ताद का दर्जा है, वालिदैन के बराबर ही हैं असातिज़ा किराम भी। तो उनका क्या रोल बनता है, क्योंकि जब हम आज अपने समाज पे एक नज़र डालते हैं, वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा भी लाताल्लुक होने लगे हैं अपने तालिब इल्मों शागिर्दों के साथ। जैसा कि हम अपने बचपन में देखा करते थे कि हमें तो उतनी ही शर्म व हया होती थी असातिज़ा की भी जितना अपने माँ बाप से करते थे, और मोहल्ले के बुजुर्गों से भी हमारी उतनी शर्म व हया होती थी। लेकिन आज वो ताल्लुक नहीं रहा, वो रिश्ता कुछ बिगड़ चुका है। इस चीज को संवारने के लिए हमें क्या करना होगा, असातिज़ा की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? ये बहुत अहम सवाल है। असल में मेरे ख्याल में अब वालिदैन के पास बच्चे कम ही रहते हैं। अक्सर वक्त उनका गुजरता है या तो स्कूलों में या ट्यूशन सेंटर्स पे या अपने दोस्तों के साथ। घर पे तो बहुत कम हमारे बच्चे रहते हैं। जैसे किसी शायर ने कहा, कटी उम्र होटलों में मेरे हस्पताल जाकर कोई इस कदर महज़ब के भी घर का मुँह न देखा। तो मसला ये है कि आज के ज़माने में इतना ज़्यादा बच्चों को स्कूलों के साथ ताल्लुक़ रहता है, लेकिन जो हमारे स्कूल है, हमारे मदारिस है, वहाँ पर जो अगर आप सिलेबस का जायज़ा लें, एक ज़माने में दीनियात हुआ करती, आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में भी हमने बुनियादी अखलाकी तालीमात दी जाती थी और अदब सिखाया जाता था, और बुनियादी जो है बातें बताई जाती थी जो अखलाकियात की मबादियात हो सकती थी। आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, उसके अलावा फिर इतना ज़्यादा एक दौड़ पैदा हो गई है कि भाई हमें डॉक्टर बनना है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिलता है कि कोई अखलाक की बात की जाए या दीनियात की बात की जाए। फिर कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं होता। पहले हमारे यहाँ सेमिनार होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी और प्रेयर होती थी सुबह।
प्रेयर के बाद जो है उस्ताद कुछ ना कुछ अखलाकी तालीम के बारे में बताते थे। अब वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया। और फिर टीवी है, मोबाइल है, माशाल्लाह अब मोबाइल ने तो पूरा संभाल रखा है, हमारे नौजवानों को काबू कर लिया है। ये जिन जो बोतल से निकल चुका है उसको काबू करना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि न तो घर पे कोई तालीम ऐसी दी जा रही है जिससे हमारे बच्चे सुधर सके, न स्कूलों में, न कॉलेजों में, और न तो उस्ताद को कोई परेशानी, न तालीम इदारों में कोई, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट इदारे हों, तो वहाँ पर इखलाकी तालीम का कुछ है ही नहीं। ये जो सही बात कही ना कि ऐसे में कहाँ से आएगी माँ बाप के अतवार की, दूध है डिब्बे का और तालीम है सरकार की। तो मामला ये है कि भाई ये डिब्बे का दूध पी पी के और ये तालीम हासिल करके तो हम तो वही कार्टून बन रहे हैं और हर चीज़ की नकाली कर रहे हैं, चाहे कोई बुराई हो वेस्ट में वो हम उसको अपना रहे हैं और उनकी अच्छाइयों पर कभी अमल नहीं कर रहे हैं। और फिर अपना माहौल भी इतना ख़राब हो चुका है हमारा अखलाकी लिहाज से, तो इसलिए उस्ताद की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं हो रही। मैं ये चाह रहा था कि हमारे सिलेबस में, स्कूलों में एक ऐसा भी हिस्सा हो जहाँ इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए। माहौलियात का मजमून तो शामिल हो गया है, लेकिन ये अखलाकियात का मजमून शामिल होना चाहिए, जहाँ बचपन से बच्चों को बताया जाए कि भाई ये कितना मुज़िर एक सबस्टेंस है, ये जो ड्रग अब्यूज़ का मामला है, उससे सेंसिटाइज किया जाए बच्चों को। अभी वो प्रोफेसर हमारे जो अभी प्रोफेसर एजाज अजीज साहब बता रहे थे कि हर हॉस्पिटल में अमेरिका में और दूसरे यूरोप की कंट्रीज़ में एक चप्पल होता है जो दीनी तालीम बताता है लोगों को, अस्पताल में भी, यानी अगर कोई मरने के करीब हो तो उसको बताता है मरने की तैयारी कैसे की जाए। बदकिस्मती का मकाम है कि हम लोग तो मजहबी माशरे हैं, मशरकी लोग तो मजहबी माशरे हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम है ही नहीं, दीनी तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं, अखलाकी तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है। और उस्ताद भी जो पहले इंडिविजुअली कम अज़ कम अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे बच्चों को संभालना, उनको अखलाकी तालीम देना, वो भी नहीं दे रहे हैं। अब तो हर जगह मटेरियलिज्म का एक दौर दौरा है और बच्चों टीचर्स को फिक्र होती है ट्यूशन पढ़ाने की जगह, और वालिदैन को फिक्र होती है हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। किसी को अखलाकी तालीम की तरफ कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दरमियाने कार दरिया तक तबदम कर दे, बाद में गोयम दामन तर मकुल हुशारबाज। आपने तो हमें दरिया में डाल दिया है और आप कहते हैं भाई अपने दामन को बचा के रखना, ये तर नहीं होना चाहिए आपका दामन। तो इसलिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं, हमारे मदारिस भी, हमारे असातिज़ा भी। हमें तालीमी निज़ाम में कोई ना कोई ऐसा अंसर शामिल करना पड़ेगा और उस्ताद का एक बड़ा अहम रोल इस मामले में बनता है, बल्कि वो ज़्यादा सेंसिटाइज कर सकते हैं और तालीमी इदारों का भी बड़ा रोल बनता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर निसार अहमद भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं कि हम इस मौजू पर बहुत सारे सेमिनार करते हैं, जानकारी प्रोग्राम्स होते हैं, कन्वोकेशंस होते हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में या समाजी सतह पर, तो क्या आप समझते हैं कि ये काफ़ी है या फिर हमें कुछ और भी करना होगा इससे बाहर निकल कर? नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये जो हम अवेयरनेस वगैरह करते हैं, हो सकता है कि अल्लाह ने जिसके लिए हिदायत लिखी होगी तो उसको हिदायत बन जाएगी, या अल्लाह ने किसी के जहन में डाल दिया तो वो चेंज हो जाएगा, या लेकिन असल में जब इतनी 1500% इंक्रीज हो गई हो और खवातीन की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा हो, लड़कों की तादाद भी ज़्यादा काफ़ी हो, तो उस सूरत में एक हमगीर शक्ल में एक हर किसी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। उसमें सबसे ज़्यादा अहम मैंने देखा है कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जितने भी मैंने ड्रग एडिक्ट्स या ड्रग अब्यूज़ वाले जितने भी मैंने ट्रीट किए हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए, उनकी जो फ्रेंडशिप सर्कल है, उनका जो जिनके साथ वो उठना बैठना है, तो वो चेंज होना चाहिए। तो मैंने ऐसे अफराद को, क्योंकि यहाँ पर हर मोहल्ले में और हर जगह आप डे एडिक्शन सेंटर नहीं रख सकते हैं, रातों रात नहीं उसको वहाँ बिठा सकते हैं और हफ्तों महीनों हॉस्पिटल में नहीं रख सकते हैं। तो मैंने जो देखा है कि जो अल्लाह वाले हैं उनको अगर आप 3 महीने 6 महीने उनके साथ थोड़ा इखलाकी तालीम और इस्लाही तालीम उनकी हो जाएगी और रब के नज़दीक हो जाएंगे, तो मैंने वो बहुत अच्छा पाया है। दूसरा ये है कि एक बुजुर्ग ने मुझे नसीहत की थी कि बिया मोजिमत किमियाए सआदत जहम सोहबत बद जुदाई जुदाई, जब तक आप नेक सोहबत में नहीं रहोगे तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। अगर आप बुरे सोहबत में रहोगे, कितना भी आप कॉन्फिडेंट हो और कॉन्फिडेंट हो, यही इन लोगों के साथ भी होता है, ये जो ड्रग अब्यूज़ में इस्तेमाल होते हैं। वो कहते हैं कि हम एडिक्ट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि पहला डोज किया, दूसरा डोज किया, जब मुझे लगेगा मैं एडिक्ट हो जाऊंगा मैं उसी वक्त छोड़ दूंगा, लेकिन फिर ये छोड़ता नहीं है, उसको डोज इंक्रीज करना ही पड़ता है। जी जी बिल्कुल जकड़ के लगता है। जी
तो बहरहाल तो असल में खवातीन पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मराजी साहब फरमा रहे थे ना कि आजकल जो है मतलब मर्द भी नौकरी पर जाता है, खवातीन भी नौकरी पर जाती हैं, और घर में कोई नहीं होता है जो उनको केयर करेगा बच्चों को, और वो उनको स्कूलों में छोड़ते हैं या कहीं बाहर भी जाते हैं। अब बहुत से मैंने देखे हैं कि जो यहाँ से, अब चूंकि ये ग्लोबल विलेज बन गया है, यहाँ से जो बच्चे जाते हैं बाहर के स्टेट्स में, उनका तो फिर पता नहीं लगता है कि वो वहाँ क्या करते हैं, किन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर किसी वक्त डेथ भी होती है और किसी वक्त कुछ हादसा भी होते हैं, वो भी हमने देखे हैं। लेकिन खवातीन में मेरे ख्याल में पहले एक कमाता था और 100 खाते थे, आज सारे कमाते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि मतलब इतना मटेरियलिज्म बढ़ गया है कि सेटिस्फाई नहीं है कोई, बिल्कुल इसमें सेटिस्फाई कोई नहीं है। तो असल में मेरे ख्याल में खवातीन में ज्यादा काम करने की जरूरत है बनिस्बत मर्दों में। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो बच्चा होता है और जी हमारी माओ बहनों इस पर रहेगा। जी, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ये जो खलीज पैदा हो रहा है, जो एक डिस्टेंस बढ़ रही है, ये वजूहात भी हैं कि जब आपने कहा कि सब लोग घर के कमा रहे हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो कंटेंटमेंट जब तक ना आ जाए पूरी फैमिली में, तब तक ऐसे मामलात होते रहेंगे। डॉक्टर माजिद, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि चनांचे आप रोजमर्रा की बुनियाद पर साइकेट्री के माहिर की हैसियत से मरीजों को देखते हैं, तो शायद मुझे लगता है, जो मेरा अंदाजा है, जिस तरह ये नंबर बढ़ रहा है ड्रग एडिक्ट्स का, शायद ज्यादातर पेशेंट्स आपके पास यही आते होंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि जब ये पेशेंट्स आपके पास आते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि पेरेंट्स को, खासकर पेरेंट्स की मैं बात करूंगा, उनको पहले स्टेज पे क्यों नहीं पता लग रहा है कि हमारा बच्चा किसी गलत रास्ते पर जा रहा है या इस वबा में मुब्तला हो रहा है, ताकि आपके साथ या किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ राबिता करके उनको इस चीज से पहले स्टेज पे रोका जा सके। ये लेट स्टेज पे हमें क्यों पता चलता? डॉक्टर साहब, आपकी माइक बंद है, माइक आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी शुक्रिया सवाल के लिए। और जैसे हमारे साथ बहुत सारे नाजरीन जुड़े होंगे, तो कुछ फिजिकल या बिहेवियरल सिम्टम्स हैं जो अर्ली स्टेजेस पे हमारे इन बच्चों में हम देख सकते हैं, और उसमें डॉक्टर के देखने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल हम घर बैठे बैठे हमारे पेरेंट्स उनको भांप सकते हैं, वो देख सकते हैं अपने बच्चों में। उनमें फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपका बच्चा, जैसे निसार साहब ने फरमाया भी, पहले अच्छी खासी फ्रेंडशिप में था और सडनली आप देख रहे हैं इनका फ्रेंड सर्कल चेंज हो गया है, पहले अपने टाइम पे स्कूल से या ट्यूशन से घर आते थे, बहुत देरी हो गई है, सो ही कम्स वेरी लेट टू हिज होम। और एक चीज हमने देखी जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, इन जो बच्चों में जो नशा और चीज का इस्तेमाल करते हैं, इनकी आंखें लाल होती हैं, इनके स्किन में परस्पिरेशन होती है, पसीने जैसे छूटते हैं, ये बात करते करते थरथरा जाते हैं, इनकी बात क्लियर नहीं होती है, मफल्ड वॉइस होती है इनकी, या तो इनका स्लीप पैटर्न ही बिल्कुल उधर इधर हो जाता है, या बहुत देर तक सवेरे सोते हैं, या रात को बिल्कुल सोते नहीं, या दिन को सोते रहते हैं। इनका स्पीच इनकोऑर्डिनेटेड इम्पेयर्ड होता है, इनकी स्मेल अजीब सी आने लगती है, इनके मुंह से बास आने लगती है क्योंकि उन्हें सिगरेट पी होती है या कोई और भी नशा करा होता है। Then they have difficulties in maintaining hygiene also. So these are the physical symptoms the family can see. यार हमारा बच्चा हमारे साथ खाना खाता था, शाम को चाय लेता था, हमारे साथ बैठता था, ये अब आके ही दूसरे कमरे में चुपके से बैठने लगा है, ये अवॉइड करता है क्योंकि फैमिली भांप लेगी कहीं ना कहीं कोई गलत चीज, कोई इसका गलत रवैया, कोई इसकी गलत रेपुटेशन हमारे सामने आ रही है। इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस, विच आई वुड से दैट कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो एडोलसेंट्स में आती हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स कभी कंप्लेंट करते हैं कहीं हमारे बच्चे को ड्रग एडिक्शन मत है, लेकिन जो इंडिकेटर्स में बताऊंगा वो जरूरी नहीं है कि ड्रग एडिक्शन होंगे, बट वो हमें एक अंदेशा, एक इंडिकेशन दे सकता है कि शायद हमारा बच्चा इसमें मुलव्वस है। अगर ये बच्चा पहले अच्छे स्टडीज करता था, अच्छी तरह से पढ़ाई करता था, इसका अब फोकस बिल्कुल हट गया है या बिल्कुल कम हो गया है,
اس کا جو اسکول اٹینڈنس تھا یا ٹیوشن کا اٹینڈنس ہے، یہ گھر سے نکلتا ہے اور بولتا ہے کہ میں ٹیوشن کے لیے اسکول کے لیے جا رہا ہوں، لیکن ہم اٹینڈنس دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے وہاں پہ، اس کی ایبسینٹیز اسکول ایبسینٹیز ہوتی ہے، اس کے ڈکلائننگ گریڈز ہوتے ہیں، پہلے 90% 80% یا واٹ ایور جتنا اس کا قابلیت تھی اس حساب سے پرسنٹیج، سڈنلی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکلائن ان گریڈز ہو رہا ہے، اس کے موڈ سوئنگس ہو رہے ہیں، ان کا اریٹیبلٹی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ ایگریشن کرنا، ایون وائلنس کرنا، مار پیٹ کرنا، اپنے چھوٹے بھائی بہن کو مارنا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ غلط سلوک کرنا، ان کا انہیبیشن ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے بڑے مہذب طریقے سے اپنے ایلڈرز کے ساتھ یا چھوٹوں کے ساتھ بات کرتے تھے، سڈنلی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور گالی گلوچ کرنا اور ایسی گندی چیزیں بولنا اپنی ماں باپ کے یا بہن کے سامنے، تو وہ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ان کا جو اپنا ہے، یا ڈسٹریس میں لگیں گے، ڈپریشن میں لگیں گے، یا وڈرال سمٹمز ہوں گے، یہ تھر تھرا جائیں گے، الٹیاں آئیں گی ان کو، یا پسینے چھوٹیں گے، یہ بہت زیادہ پھر اپنے آپ کے ساتھ بھی وہ نفرت جیسا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ بچے اس وڈرال اسٹیٹ میں سیلف میوٹیلیٹ بھی کرتے ہیں، سیلف ہارم کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا دوسروں کو بھی خدا نخواستہ ہرٹ کر سکتے ہیں۔ دیر آر مینی انسٹانسز کہ بچے کو دوا یہ پیسے نہیں دیے ماں نے یا باپ نے اس نشے کے لیے، اس نے اپنے ماں باپ کو نقصان پہنچایا۔ سو ایسے اگر آپ کے بچے میں سمٹمز، لکشن ہیں، ایسے انڈیکیٹرز ہے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ڈائگنوسس اس وقت میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ ایک بیس بن سکتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی، ڈاکٹر کی، سائیکیاٹرسٹ کی، کلینکل سائیکالوجسٹ کی صلاح کی ضرورت ہے، جو آپ کو تشخیص کرا کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ شاید یہ ڈرگ ایڈکشن میں ملوث ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ میرا کہنا ہے کہ اگر پہلے ہی باپ نے، جو آپ نے سوال پوچھا کہ ہمارے پاس بہت لیٹ آتے ہیں، کیونکہ تب تک پیرنٹس ڈینائل میں ہوتے ہیں، یہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، ہمارے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس مکان ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا۔ سو اس ڈینائل موڈ سے ہر ایک کشمیری کو نکلنا ہے کہ میرا بچہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی بچہ امیون نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے، ہمارے خدا نخواستہ گھر کے پچھواڑے میں آگ لگی ہے دوسرے گھر کو، اور میں سویا رہوں اپنے گھر پہ کہ میرے گھر کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ویسی بات ہوگی۔ آپ سوئے مت رہیے، یہ آگ آپ کے مکان کو بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ جی بالکل، تو یہ بہت ہی ویلڈ انفارمیشن جو آپ نے دی، مجھے لگتا ہے کہ یہ پیرنٹس کو نوٹ کرنی چاہیے کہ ان کے بچوں میں اگر وہ دیکھتے ہیں خدا نخواستہ اس قسم کے علامات آتے ہیں تو ان کو بھانپ لینا چاہیے، اور وہ اپنے بچے کو آسانی کے ساتھ روک سکتے ہیں، کیونکہ ارلی سٹیج پہ روکنا بہت آسان ہے۔ ڈاکٹر نثار صاحب، میں ایک بار پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے بچپن کی بات کریں گے، جب ہم اسکول جاتے تھے، کالج جاتے تھے، تو ہمارے والدین، خاص کر جو ہمارے والد صاحب ہوا کرتے تھے، ان کا ہمارے اساتذہ کے ساتھ ایک قریبی رابطہ رہتا تھا، تو ہمیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر ہم اسکول میں کوئی غلطی کریں گے تو والد صاحب کو پتہ چلے گی، گھر میں کوئی غلطی کریں گے تو ٹیچرز کو پتہ چلے گا، تو ایک اس ماحول میں یہ تربیت ہماری رہتی تھی، اور غلط کاموں کی طرف بہت کم بچے مائل ہوتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس وقت نہیں ہوتے تھے، لیکن ڈرگ ایبیوز تو شاید تھا ہی نہیں بالکل۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ کچھ بچے سگریٹ نوشی کرتے تھے، تو اس ڈر میں رہتے تھے کہیں میرے ٹیچر کو پتہ چل گیا تو گھر والوں کو پتہ چلے گا، گھر والوں نے دیکھ لیا تو ٹیچر کو پتہ چلے گا، اور کہیں نہ کہیں وہ پنشمنٹ مل ہی جائے گی۔ تو آج مجھے لگتا ہے کہ نہ ٹیچرز کو زیادہ ٹائم ہے پیرنٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کا، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ سلیبس جلدی سے جلدی ختم ہو جائے، اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے کام میں مگن ہیں، وہ بھی ٹیچرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کرتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوآرڈینیشن بھی ضروری ہے تاکہ بچوں پر ایک نگاہ رکھی جا سکے اور ان کو صحیح راستہ دکھایا جا سکے؟ ہم یہ پیرنٹل پولیسنگ کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم صرف ایک صحیح راستہ دکھانے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا فرمانا درست ہے۔ دیکھیے، زمانہ تو بدلتا رہتا ہے، اب یہ پرانا زمانہ تو نہیں رہا۔ آج ہر گھر میں ٹیلی ویژن بھی ہے، ٹیلی فون بھی ہے، موبائل بھی ہیں، اگر 10 افراد ہیں 10 افراد کے پاس موبائل بھی ہیں، اور اتنا زمانہ، اتنے لوگ بزی ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے تک بھی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ اتنا ہوتا ہے اپنے کام سے مگن ہوتا ہے، یا اپنی آمدنی سے، اپنی دولت بڑھانے سے، یا اصل میں یہ جو ہے پہلے جو یہ چیزیں نہیں تھیں، مطلب اس وقت موبائل نہیں تھا، اس وقت ڈرگ اویلیبلٹی نہیں تھی، اس وقت زیادہ سے زیادہ حقہ لوگ پیتے تھے، اور ان دنوں زیادہ پر یہی کینسر وغیرہ ہوتے تھے وہ اسموکنگ وغیرہ سے، یا کسی کو اسٹامک کینسر یا لنگ کینسر یا باقی وغیرہ کینسر وغیرہ ہوتے تھے، لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسرا
उन दिनों जो हमारे डाइटिस्ट थे और वो सारे नेचुरल थे, और उन दिनों जो हमारे उलमाए किराम थे या दीनी जो वाइज थे, वो लोगों को तरबियत देते थे और अल्लाह से डराते थे कि हमें मरना है, एक दिन जाना है और फिर हमें अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। अब इस तेज़ी से ज़माना गुजरता गया, इसमें इतनी चेंज आ गई और ये एक किस्म का ग्लोबल विलेज बन गया। दूसरा, इसमें तो किसी को फुर्सत नहीं है दूसरे को कहने के लिए, सुनने के लिए। तो यहाँ पर अगर सुबह मतलब घर में मर्द निकलता है काम के लिए, तो वो बीवी को कहता है कि बच्चों का ख्याल रखना। बीवी निकलती है, वो किसी जो लेडी उन्होंने रखी होगी घर में या कोई बंदा रखा होगा, अगर उसका ख्याल रखना, उसको गाड़ी पर बिठाना, उसको स्कूल भेजना। तो उनको तो टाइम ही नहीं होता है कि वो टाइम ही नहीं देते हैं अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे। शाम को भी वो टाइम नहीं देते हैं, दिन को भी नहीं टाइम देते हैं। सुबह शाम जो टाइम उनके पास होता है, या इतवार को टाइम होता है या छुट्टी के दिन के टाइम होता है। और पहले ज़माने में जब हम मतलब स्टूडेंट्स होते थे, हमारे स्कूल में एक रजिस्ट्री हुआ करती थी कि फिर पूछते थे कि एक बच्चे को मॉनिटर बनाते थे और उसको पूछते थे कि आपके मोहल्ले में कौन कौन मस्जिद में आया था नमाज पढ़ने के लिए। आजकल तो वो सिस्टम है नहीं। आजकल वालिदैन नमाज नहीं पढ़े तो बच्चे क्यों कैसी तरबियत मिल जाएगी? जब खुदा ही खत्म हो गया है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जी, तो कहने का मतलब यह है कि खाली बातों से कुछ नहीं होगा। टीचर्स को या वालिदैन को या जो बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, उनको पहले खुद ही एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हो सकता है कि बच्चे फॉलो करें। बिल्कुल, एक माहौल इनको हर एक को संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। हर बंदे को संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसका मकान जल रहा है तो मेरा मकान अभी सेफ है, मेरा मकान नहीं जलेगा। मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। एक जगह यहाँ था, मैंने वहां आज भी बताया, जब हर कोई तरीका फेल हो गया, इतने ड्रग एडिक्ट्स वहां आते थे, मैं एक घर उसमें इन्वॉल्व था। फिर मैं 2010 में हज को गया। एक हदीस है कि जो आप अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए भी पसंद करो। तो मैंने सोचा कि एक ही तरीका है कि उसके लिए दुआ करना। तो मैंने मक्का शरीफ में उसके लिए दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इतनी हिदायत हो गई कि जितनी मेरी नहीं हुई है। जी। तो इसमें यह है कि जब तक ये नहीं कंसिडर करेंगे कि उसके लिए भी वही चाहिए जो मेरे अपने लिए है, मैं अपने लिए भी वही पसंद करूंगा जो दूसरे के लिए नहीं पसंद करूंगा, जी, तो तब ये समाज बदल जाएगा। और फिर जी, जो हमारा इस समाज एक बना हुआ है, जो समाजी जो हमारी अक़दार हैं, जो आज वैल्यूज बने हैं, उसमें इंडिविजुअलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हम देखते भी हैं किसी बच्चे को, कहते हैं कि ये दूसरे का बच्चा है, चलिए जी मेरे, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि मेरा बच्चा सेफ है, मेरा घर सेफ है। जो बिल्कुल जो हमारा वो एक मजबूत और खुशहाल समाज जो था, वो इसी वजह से था कि अगर किसी मोहल्ले में कोई बच्चा शरारत करता था तो मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग भी उसको डांट सकते थे। वो एक इख्तियार मानते थे कि हमें इस चीज का इख्तियार है। मुफ्ती जी, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है ना। उस वक्त तो पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी, इस वक्त तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है डॉक्टर साहब की इन चीजों को मैनेज किया जा सकता है। मुफ्ती साहब, आपके नेट में कुछ शायद प्रॉब्लम आ रहा है बीच में, लेकिन इस वक्त आप हमारे साथ बनफ्स नफीस जुड़ चुके हैं। मुफ्ती ज़ियाउल हक नाज़मी साहब, शायद फिर कुछ एक प्रॉब्लम हो गया है। बहरहाल तब तक मैं प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक माहिर तालीम की हैसियत से आप हमें ये बताइए कि जो आजकल के ज़माने में हम ये कहते हैं कि बच्चों पे किसी किस्म का कोई प्रेशर मत डालिए, इनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, इनके अपने फैसले हैं, इनको करने दीजिए। तो क्या आप समझते हैं कि ये किस हद तक हेल्दी साइन है? क्या ये सही है? इसमें पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं या नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। आप हमें अपनी माहिराना बात आप रख सकते हैं सामने। मैं सबसे पहले अपनी मिसाल देता हूँ कि बचपन में मुझे आदत हो गई थी सिगरेट पीने की तो वाले साहब को पता लग गया। ईद का दिन था, ऐसी पिटाई मेरी हुई, अभी तक मुझे याद है तो उसके बाद मैंने सिगरेट का नाम नहीं लिया। ये जो हमने इतना ज़्यादा आज़ादी दे दी, भाई बच्चों को जो चाहे वो कर दो, उनको पैसा दे दो, हर तरह की सहूलत उनको फराहम करो, इससे बड़ी खराबी होगी। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। कि जो सरजनिश थी, जो तंबे थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब आपके बच्चे 7 साल के हो जाए उनको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाए अगर नमाज ना पढ़े उनको डांटो, उनकी थोड़ी सी पिटाई करो। जब तक हम थोड़ा बच्चों पर सख्ती भी नहीं करते हैं इन मामलात में, अखलाकी मामलात में, तो कुछ नहीं होगा।
इतनी जो हमने आज के मगरिब से लेके आज़ादी दे दी, जो मादरजात निंगी में जो नंगापन कर रहे हैं वहाँ पर वेस्ट में, और वही हमने यहाँ भी शुरू कर दिया। मतलब जैसे वो आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो फ्रेंड ये फ्रेंड पता नहीं क्या क्या मुसीबतें, और फिर उनको पैसा दे रहे हैं हम इतने ज़्यादा, कोई ख्याल नहीं रखते हैं कि वो कैसी हरकतें करते हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उनकी सोबत कैसी है, कैसे लोग उठते बैठते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस्लामी लिहाज से और हमारे मशरिकी रिवायत के लिहाज से गलत चीज़ थी। चाहे आप हिंदुज़म को देखें, बुद्धिज़्म को देखें, सिखिज़्म को, वहाँ पर थोड़ा सल्तनत भी बहुत ज़रूरी। इसलिए मेरे ख्याल में इतनी आज़ादी हमें बच्चों को तो देनी चाहिए कि वो फैसला कर सके अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन अगर जब वो बिगड़ जाते हैं उस वक्त उनके बिगाड़ को बर्दाश्त करना इस नाम पर कि ये तो उनको आज़ादी जो भी करना चाहिए, ये तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी है और उससे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हमें थोड़ा सा बच्चों की आज़ादी पर कभी कभी कदगन भी लगानी पड़ेगी, जहाँ हम देखें कि वो इखलाक की राह से हट रहे हैं, और या उनकी सोबत, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बहुत सारे ऐसे अलामात गिनाई हैं, और अगर वालिदैन उनका ख्याल न रखें और उनके बच्चे तबाह बर्बाद हो गए होंगे, और वो कहेंगे नहीं भाई ये तो बच्चे ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत वो है ये है, तो ये एक बहुत ही कॉस्मेटिक अप्रोच है हमारा। हमें थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए और हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और उनको इतनी आज़ादी देनी चाहिए जो उनके लिए मुनासिब है, और बाकी उनकी सरजनी करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही। एक सवाल मेरा मुफ्ती ज़ियाउल हक नाज़मी साहब से है। मुफ्ती साहब, आपने आगाज़ में जो नुस्खा तजवीज़ फरमाया कि इस वबा से निजात पाई जा सकती है अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला हो गया है, तो वो एक रूहानी इलाज हो गया। अब हमने आगाज़ में रूहानी तरबियत की भी बात की थी, और हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब ने कहा था कि हमारे जो मसाजिद के इमाम साहिबान हैं, खतीब हजरात हैं, उन्हें भी लोगों को इस बारे में आगाह करते रहना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे बच्चे इसमें मुलविस हैं या जो अभी नहीं हैं, और उनको रोकने के लिए किस किस्म की रूहानी तरबियत कर सकते हैं हम बच्चों की? जी मुफ्ती साहब, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, जी आप फरमाइए कि हम बच्चों की दोबारा जी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि बच्चों की रूहानी तरबियत कैसे करेंगे ऐसी परेशानियों से, ऐसी लत से उन्हें बचाने के लिए? इस हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस समाज में हर एक की जिम्मेदारी है, जिसका जो स्टेटस है, जिस मनसब पर है, उसको हम कहेंगे कि जो इस वक्त ये चल रहा है, ये एक ऐसा मसला है कि हर एक को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो घर का, हम कहेंगे कि घर का जिम्मेदार जो है, वालिदैन जो है, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो जिम्मेदारी वो इस चीज से भी शुरू करेंगे, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बि नबिय्यिकुम हुब्बि अहलि बैति व क़िराअतिल कुरान। हमें जहां बच्चे को ये चाहते कि इंजीनियर हम बनाएं, डॉक्टर हम बनाएंगे, इसको हम IPS अफसर बनाएंगे, IAS अफसर बनाएंगे, तो ठीक है, इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है, मगर इससे पहले जी मुफ्ती साहब के नेट में मुसलसल कोई मसला पैदा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर माजिद साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो आम लोग हैं उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, जैसा मुफ्ती साहब भी कह रहे थे, जो कोई जिस मनसब पर है वहां पर वो अपने समाज को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपने फराइज अदा करे। क्या आपको लगता है कि सरकार पे कोई जिम्मेदारी आयद होती है, खासकर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, तो उन पर उनको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या स्ट्रिंजेंट एक्शन करना चाहिए? डॉक्टर साहब, आपका माइक एक बार फिर बंद हो गया है, माइक ऑन कीजिएगा प्लीज। जी, जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया स्टार्ट में प्रोग्राम के, ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, इसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है, इसका जो इन्होंने स्पिरिचुअल जो ट्रीटमेंट भी कहा, तो हम तिब्बी माहिर होने के नाते इसके साथ तकरीबन 20 साल से जुड़े हुए हैं ट्रीटमेंट के नाते, तो उस हवाले से मैं कहूँगा कि इट इज़ अ सोशल मैनस। The availability is the main, again मैं रिपीट करूंगा कि availability of this particular narcotic जो हेरोइन अभी चल रहा है, जितना जल्दी हो सके जो भी एजेंसीज हैं, बी इट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, चाहे पुलिस हैं या कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, जैसे निसार साहब ने फरमाया कि हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए बंद कर दिया तो 11वें दिन वो फिर से बाहर होते हैं। देन एक्साइज डिपार्टमेंट,
जैसे निसार साहब ने कहा इनका बेल्ट अवंतीपुरा या बिछवाड़ा से लेके कल्टीवेशन में है, तो ये हमें समझना है कि इट्स अ बिग बिजनेस राइट नाउ। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, बहुत सारे लोगों के घर जल रहे हैं, बाकी सारे अपने हाथों को उससे गर्म कर रहे हैं, ये वैसी बात हो रही है। कुछ ऐसे भी इसमें लोग मुलविस हैं जो इससे बहुत पैसा कमा रहे हैं और अपने अंपायर बना रहे हैं। ये दुनिया की ही हकीकत है, ये कश्मीर में भी हकीकत है। तो ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। और लॉ इन्फोर्समेंट मल्टी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबको आगे आना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो हमारी एड्स कंट्रोल सोसाइटी है। मैं यहाँ आपको बता दूं, जो हमने 1500 पेशेंट्स पिछले 6 महीने में रजिस्टर किए अपने ATF स्किम्स वेबिना में, JVC में, मैं आपको एक चीज तशवीशनाक जो हमारे फिगर्स हैं, 400 450 उनमें से हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है। तो आप देख लीजिए उनकी निजी जिंदगी का क्या होगा, उनकी सेहत का क्या होगा। सो ये दवाइयां जो मंशियात जो हैं, ये सिर्फ दिमाग को ही खोखला नहीं करती हैं, हमारे जिस्म के हर अंग को खोखला कर रही हैं। सो दीनी जो हमारे रहनुमा हैं, चाहे हमारे मौलवी साहब हैं, अगर खुतबे में एक ही जुमा महीने में डेडिकेट करें ड्रग एडिक्शन पे, सुसाइड पे, और इसकी बात करें, this will go in a long way to help us. We have influence of these preachers, these religious leaders in our society. They still have a good place in our society. इनका बहुत ज्यादा रोल बनता है। तो ओवरऑल फैमिलीज का रोल बनता है। यहाँ मैं थोड़ा सा एंड में पेरेंट्स के बारे में कुछ कहूंगा। जैसे हम बच्चों को, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरा भी एक बालिग लड़का है, जैसे हम ABCD बच्चों को पहले पढ़ाते थे जब वो 5 साल के होते हैं, इसी तरह मैं ABCD अब पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ। A इज एक्टिविटी जो होती है बच्चों की, उसको मॉनिटर करो, काइंडली मॉनिटर देयर एक्टिविटीज। वो किन फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों देर से आते हैं, किन के साथ इनका राबता हो गया है। देन B इज बिहेवियरल मॉडलिंग इनकी करो, गुड मॉडलिंग। खुद पहले मिसाल बनो, फिर अपने बच्चों को बोलो आपने क्या किया। जब हम अपने बच्चों के सामने हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या कभी कभार कुछ घरों में शराब भी पी जाती है, बियर भी पी जाती है, तो हमारा कोई उस वक्त हक नहीं बनता है बच्चे को आप गलत चीज कर रहे हो। देन C इज क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अपने घर में ऐसा माहौल बनाओ, दीनी माहौल बनाओ, ऐसा क्रिएट करो कि वो इससे दूर हो जाए, इस मंशियात से दूर हो जाए और अपनी फैमिली के करीब हो जाए। चौथा, डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, डिक्टेटर लाइक होते हैं, जैसे मराजी साहब बोल रहे थे, निसार साहब बोल रहे थे, जी डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ही बनना है। यार इसका और वो पोटेंशियल नहीं है, इसका कहीं और ब्रांच में इंटरेस्ट है, क्यों इस पे थोप रहे हो। सो डिस्कस विद देम, उनके और इश्यूज होंगे। एडोलसेंट गर्ल्स बॉयज के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जब हमारे पास टाइम हो तो तब डिस्कस करेंगे ना। सो स्पेयर टाइम फॉर योर किड्स। देन E इज एजुकेट योर चिल्ड्रन अबाउट ड्रग्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। मैं अपने बच्चे को रोज बोलता हूँ, बेटा मैंने आज ये देखा, उसको हेपेटाइटिस B भी पॉजिटिव था, C भी पॉजिटिव था, तो उसके टाइटर्स इतने ज्यादा थे, उसको मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ले जाना पड़ा। तो मंशियात के साथ साथ उसको लिवर को भी डैमेज हो रहा है, किडनी को भी डैमेज हो रहा है। तो उनको बताना है कि हकीकत क्या है इस बारे में। देन F इज दैट go into their friend circles. If their friends are in a bad company, your child will also subsequently go into the bad. So peer group pressure and tell them to say no. जब आपका फ्रेंड सिगरेट का एक कश पीने के लिए आपको मजबूर करे, बेटा आप बताना नहीं, ये सिगरेट ही मुझे ड्रग एडिक्शन की तरफ ले जाएगा, मुझे नहीं पीना है, मुझे पापा ने घर में बताया है। फिर ड्रग एडिक्शन होती है, फिर हेपेटाइटिस होती है, फिर एड्स होती है। एजुकेट योर चिल्ड्रन, डोंट लीव एवरीथिंग टू द अदर। It starts from charity, starts from the home. You have to start it from the home. Then last में G is get help. अगर आपको लग रहा है कि आपकी इन चीजों से कोई मदद बच्चे की नहीं हो रही है, मेहरबानी करके डॉक्टर साहब के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट जहां अवेलेबल हो तो उनके पास जाइए, उनसे हेल्प ले लीजिए। This is I would conclude with. जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज की हमारी ये गुफ्तगू काफी हौसला अफजा रही, हमारे नाजरीन को इस्तेफादा हुआ होगा और बहुत सारी अच्छी बातें इस गुफ्तगू के दौरान सामने आई। बात और भी कर सकते थे, वसी मौजू है, लेकिन बातों बातों में 1 घंटा निकल गया। मैं आप सभी पैनलिस्ट्स का शुक्रिया अदा करूंगा। पहले मुफ्ती ज़ियाउल हक नाज़मी साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत कोशिश की हमारे साथ जुड़े रहने की, लेकिन उनके नेटवर्क में मुसलसल प्रॉब्लम आता रहा।
बहरहाल उनका हम खसूसी तौर शुक्रिया करेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर निसार अहमद भट्ट साहब, खसूसी शुक्रिया आपका, आज हम हमारे शो पर आए और अपने तजुर्बात हमारे साथ बांटे, अपने मुशाहिदात हमें बताए। डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा फोर फ्रंट पे रहते हैं ऐसे मौक़ों पर और ऐसे प्रोग्रामों में। हम दुआ करेंगे कि हमारे बच्चे सेफ रहें, अच्छे रास्ते पर चलें और जिम्मेदार शहरी बने, ऐसे खुराफात से दूर रहें। एक बार फिर आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। थैंक्स अगेन। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम बातों बातों में। आज की शुमारे का वक्त यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का शो हमें आपको पसंद आया होगा। आप हमें अपनी आरा से नवाज सकते हैं हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो हमारे हैं RNA न्यूज़ के, उन पर अपनी राय दे सकते हैं। हमारे वेब एड्रेस भी इस स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है, तो इसको भी नोट करके आप अपनी तजावीज़, अपनी आरा दे सकते हैं। प्रोग्राम की आज की शुमारे से अपने मेज़बान मुबशिर रुफाई और मेरी पूरी पैकिंग टीम को इजाज़त दें। शब बखैर।